हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग तो यूं ही डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक सवेरा होता है। सफलता के इसी सवेरे के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद नायक में, जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी चैप्टर 5 पार्ट 3, जहां अभी तक हमने अपनी वीडियोस में पढ़ा लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितने सिद्धांत होते हैं, क्या गुण दोष होते हैं। वहीं आज हम देखेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स 1 और 4। और इससे पहले हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और वो क्या है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ। अगर आपको इससे पहले के भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, और टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस युद्ध के परिणाम कुछ ऐसे हुए कि जितने भी यूरोपीय कंट्रियां थी, यूरोप के जितने भी देश थे, वहाँ की जो परिस्थितियां थी वो इस प्रकार बिगड़ी कि लोकतंत्र का पतन होता गया और उनका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। यानी कि वहाँ जितने भी पूंजीवादी थे वो सारे के सारे सत्ता में आ गए और उनके हाथ में पूरी कमांड आ गई शासन प्रणाली की, और उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था चलाना शुरू किया, जिसे कहा गया अधिनायकवाद। जब लोकतंत्र के पतन के कारणों को देखा गया तो विद्वानों ने कुछ लोकतंत्र को सफल संचालन में लाने के लिए कुछ परिस्थितियां बताई, और वो परिस्थितियां कुछ 16 प्रकार बताए उसके। और पहली परिस्थिति बताई शांति व्यवस्था। अब शांति व्यवस्था क्या होती है, किसी भी देश की शांति व्यवस्था जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही उसकी लोकतंत्रता है वो सफल होती जाएगी। वो कैसे कि अगर देश के आंतरिक व्यवस्था जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और बाहरी व्यवस्था यानी युद्ध से, बाहरी आक्रमणों से अगर देश को कोई भय नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, देश में जो भी सत्ता है उसको कोई भय नहीं होगा और उसका विकेंद्रीकरण यानी उसकी सत्ता का जो छोटा छोटे ग्रुप्स में बटी हुई है शक्ति वो बनी रहेगी। और इस कंडीशन में जो भी इंसान है वो अपनी स्वतंत्रता का, अपनी फ्रीडम का अच्छे से यूज़ कर पाएगा। और इस कंडीशन के अंदर जो लोकतंत्र है वो दम नहीं तोड़ पाएगा। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है किसी भी देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कि उस देश की जो शांति व्यवस्था है, चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, दोनों ही तरह से वो स्ट्रांग होनी चाहिए या सामान्य होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगी किसी भी देश की लोकतंत्रता बनी नहीं रह सकती। जो सेकंड टॉपिक है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अब लोकतंत्र जब तभी सफल हो पाएगा जब किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमी है वो मजबूत हो, यानी कि वो देश किसी भी आर्थिक औद्योगिक संकट से गुजर ना रहा हो, उसमें कहीं अकाल नहीं पड़ा हो, तभी उसकी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बनी रहेगी। और ये जो हमारा टॉपिक है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ, ये इस चैप्टर का मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कि आपसे किसी भी लोकतंत्र को लेके, आपने लोकतंत्र के 4 प्रकार पढ़े और चारों में से अगर कोई एक प्रकार उठा के पूछ लिया जाए कि भाई सामाजिक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या होगी, तो ये जो आपकी बुक में 16 कंडीशंस है या 16 परिस्थितियाँ दी हुई है, ये ही हर लोकतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट होगी, मेजर और नेसेसरी कंडीशंस हैं ये। हमारा थर्ड पॉइंट है आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता यानी कि राष्ट्र में फैली अमीरी व गरीबी दोनों के बीच में जो अंतर है उसको मिटा देना। और जब उसको मिटा दिया जाएगा तो जो संघर्ष हो रहा है वर्गों के बीच में वो बंद हो जाएगा, और उससे देश की जो आर्थिक समानता है वो बनी रहेगी और लोकतंत्र उसी कंडीशन में सफल संचालन कर पाएगा, उसके रूल्स फॉलो हो पाएंगे। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सबसे पहले समाज में उपस्थित जितने भी मतभेद हैं, भेदभाव हैं, धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप, लिंग, जन्म के आधार पे जितने भी भेदभाव हैं उन सबको मिटा दिया जाए और सभी को कानून के समक्ष अगर समान सम्मान दिया जाए और उन्हें न्याय के समक्ष समानता प्राप्त हो,
कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और लोकतंत्र की सफल संचालन हो पाएगा। जो हमारा 5th पॉइंट है, शिक्षित व जागरूक जनता। किसी भी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस देश की जनता शिक्षित हो, जागरूक हो, क्योंकि शिक्षित जनता ही अपने अधिकारों के बारे में जान पाएगी, किसी भी समस्या का हल निकाल पाएगी, और जागरूक होगी तभी ही वह सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, कार्य हैं, उनका अर्थ समझ पाएगी और उनको समर्थन देने में समर्थ हो पाएगी। जो हमारा 6th पॉइंट है, जनमत का निर्माण। अब जनमत का निर्माण करने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी हमारे जनमत का निर्माण करने के लिए जितने भी हमारे साधन हैं, जैसे कि प्रेस, साहित्य, दूरदर्शन, सिनेमा, रेडियो, इन सबको स्वतंत्रता प्राप्त हो और इन पे किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण ना हो। जब इन सब पर किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तो जो जनपद का निर्माण है वो एक स्वस्थ हो पाएगा। अस्वस्थ कैसे? क्योंकि जितने भी हमारे जनमत निर्माण के साधन हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का रूप जनता के सामने लेके आ पाते हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को जनता के सामने लेके आ पाते हैं, उनकी आलोचना करने में सफल हो पाते हैं। तो इससे जो लोकतंत्र की मर्यादा है वो बनी रहती है और सफलता पूर्वक उसका संचालन हो पाता है। हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। अगर किसी भी देश में, किसी भी ऐसे समाज में व्यक्ति अगर अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का उचित प्रयोग करना जान जाए, यानी कि उसमें जो नागरिकता है, उसकी नैतिक धर्म है, उसका जो राष्ट्रीय चरित्र है, उसका निर्माण अच्छे से हो पाए, तो उस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो पाती है और लोकतंत्र का जो संचालन है वो सफल रूप से हो पाता है। 8वां पॉइंट है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि स्थानीय स्वशासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी देश की जो सत्ता होती है वो लोकतंत्र के अंदर वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है। पहले केंद्र पे, फिर राज्य पे, फिर जिला स्तर पे, फिर पंचायती स्तर पे। और जो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, इसका रूप ही स्थानीय स्वशासन है। अब जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, अगर ये अच्छे से हो, यानी जनता के विभिन्न वर्ग में जो शासन के कार्य है उसके अंदर अगर जनता के सभी वर्ग बराबर हिस्सेदारी ले, बराबर भाग ले, तो लोकतंत्र ऑटोमेटिकली सफल हो जाता है। जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रताएं जो कि कानून में सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, समा करने की, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की जितनी भी स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई है, वो अगर उन्हीं को सही यूज़ में लिया जाए, उनके द्वारा ही सही यूज़ में लिया जाए और उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाए वो सामान्य सामाजिक हित में हो, तो जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो सब एक लोकतंत्र को सफल रूप से संचालन करने में बहुत ही बड़ी भागीदारी निभाती है। हमारा जो 10वां पॉइंट है वो है लिखित संविधान एवं लोकतांत्रिक परंपराएं। हमारे देश का जो संविधान है उसकी भाषा बहुत ही स्पष्ट है और जो उसकी व्याख्या है वो लिखित है और लिखित तौर पे ये संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर है, यानी कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने बहुमत का लाभ उठाकर अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का बदलाव संविधान में नहीं करवा सकता और कोई भी ऐसे नियमों का पालन नहीं करवा सकता जो जनता के हित में नहीं है। 11वां पॉइंट है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र के अंदर संविधानवाद का सबसे बड़ा रोल है। अब संविधानवाद में जो नागरिकता है किसी भी देश की नागरिकों को प्रदान की गई, 11वां पॉइंट है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि ये न्यायपालिका ही कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को ऐसे कानून बनाने से रोकती है या उनका उल्लंघन करने से रोकती है जो कि असंवैधानिक है। यानी असंवैधानिक का मतलब है जो नागरिकों की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, उनके हित में नहीं है। ऐसे कानून का उल्लंघन करने से, बनाने से उन
सबको रोकती है। इसलिए किसी भी देश में जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना है, लोकतंत्र का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए वहाँ पे जो न्यायपालिका है उसका शक्तिशाली होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो 12वां पॉइंट है वो है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। किसी भी देश में जो कर्मचारी तंत्र होता है, जब तक उसके अंदर आम जनता के लिए सेवा भावना नहीं होगी तब तक वह कर्मचारी तंत्र निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और एक योग्य ही कर्मचारी तंत्र किसी भी नीति को, योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। हमारा 13वां पॉइंट है स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र में कहा गया है कि जो शासन प्रणाली है वह दलीय है, यानी कि राजनीतिक दलों की नीतियाँ, कार्यक्रम ही लोकतंत्र को सफल बना सकती है। और लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका निर्माण स्वस्थ हो, यानी कि दलीय पार्टी में जितने भी सदस्य हैं उन सब का जो संगठन है वो क्षेत्रीय, भाषीय और सांप्रदायिक आधार पे ना होकर राष्ट्रीय आधार पे होना चाहिए। यानी कि उन सब में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के हित में निर्णय लेने की भावना होनी चाहिए। और संचालन करने के लिए उन दलों के अंदर आंतरिक शांति व्यवस्था बनी होनी चाहिए। हमारा 14वां जो पॉइंट है वो है योग्य व निष्ठावान राजनेता। अब जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसमें राजनेता होते हैं, और अगर वो राजनेता योग्य ना हो, राजनीतिज्ञ ना हो, यानी कि उसे राजनीति का कुछ भी ज्ञान ना हो, तो ऐसा राजनेता किसी भी लोकतंत्र को समृद्ध करने और उसका सुचारू रूप से संचालन करने में सक्षम नहीं हो पाता। और ऐसा राजनेता सिर्फ अवसरवादी और झूठा और सत्ता का लोभी होता है। और ऐसी स्थिति में देश को संकट और युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। हमारा 15वां टॉपिक है सामाजिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। लोकतंत्र के अंदर देश की स्वरूप 15वां पॉइंट है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। अब वो कैसे? अगर हमें शासन प्रणाली को मजबूत बनाना है, सुचारू रूप से संचालन करवाना है उसका, तो सत्ता में जो भी सरकार है या शासन है उसे ऐसी योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा जो कमज़ोर वर्ग या जितने भी संघर्ष वर्ग हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सब को ऊपर उठाने में, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में, उनके विकास करने में सहायक हो। ऐसी नीतियों का जब सुचारू रूप से संचालन होगा तब ही किसी लोकतंत्र में सफल होने की गुंजाइश होगी। जो हमारा 16वां पॉइंट है वो है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। अब आधारभूत मामले कौन से? जिससे किसी देश पे संकट आया हो या आर्थिक नुकसान होया हो, तो उसके लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते हैं उनके अंदर सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर लोकतंत्र सफल हो पाता है, उसका सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या था? ऐसा तो कुछ खास नहीं था, सब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे ओनली समझने जैसे। पर इस चैप्टर में जितने भी 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले आपका हो सकता है कि लोकतंत्र क्या है, वर्ग के अकॉर्डिंग लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, या लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। और उसके बाद जितने भी आपके विचारकों के नाम आए हैं किसी भी लोकतंत्र के अंदर, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, नैतिक, लोकतंत्र के विकास के लिए जितने भी विचारकों के नाम आए हैं वो सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन के लिए जितने भी सिद्धांतों में विचारकों के नाम आए हैं, सिद्धांतों के विकास करने में जिनका भी सहयोग रहा है, उन सब का नाम और उनके कथन, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1-1 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और किसी भी, जैसे लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, बाद में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, और जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषाएं, कौन सा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कितनी परिभाषाएं हैं अलग अलग, जैसे लॉर्ड बॉयस ने दी थी, डाइसी ने दी थी, सीले, अब्राहम लिंकन ने दी थी। इनकी परिभाषाएं 1-1 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम 20 वर्ड लिखने होते हैं, यानी कि 3 से 4 लाइनें ही लिखनी होती है, तब जाके आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। अब जो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं टॉपिक है वो 4 नंबर के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कंडीशंस,
लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कंडीशंस हैं जो भी अभी हमने पढ़ी है वो 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है। और लोकतंत्र कोई सा भी पूछा जा सकता है, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक। और गुण दोष पे विवेचना करवाई जा सकती है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के कोई 2 गुण बताइए, 2 दोष बताइए। और एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो 2018 और 19 में इस चैप्टर में से 1 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख सकते हैं। आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरी वीडियोस का बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हैव अ गुड डे।